जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल जीतू हॉरर टॉक्स, जहां हम आपको सुनाते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो किसी की आप बीती हैं। हमारी सुनाई गई कहानियों से आप लोग सीख ले सकते हैं, जिससे किसी और की करी हुई गलती आप ना दोहराएं। आप लोग हमारे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, जिससे हमारी रीच काफ़ी अच्छी हो रही है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आपके पास भी आपका कोई ऐसा रियल हॉरर या सुपरनेचुरल इंसिडेंट है तो ऊपर स्क्रीन पर दिख रही मेल आईडी पर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, और मैं जीतू आपकी आप बीती लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि आपके साथ हुआ हादसा किसी के लिए सीख बन सके। दोस्तों, ज़रा सोचकर देखिए, गलती कौन नहीं करता है। आज के समय में कोई भी भगवान पुरुषोत्तम राम नहीं है कि वो गलती ना करे, पर तब क्या हो जब उनकी करी हुई गलती एक पूरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दे। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी में ऐसी ही एक गलती की वजह से पूरा हंसता खेलता भरा पूरा परिवार उजड़ गया और पीछे छोड़ गया एक अनसुलझा रहस्य। आज की हमारी कहानी गाज़ियाबाद से अक्षांश ने शेयर की है, जो कि एक आईटी कंपनी के अंदर गाज़ियाबाद में ही काम किया करते थे। अक्षांश के मम्मी पापा डॉक्टर्स थे, तो वो गाज़ियाबाद के बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया इंदरपुरम में रहते थे। ये कहानी आज से 1 साल पहले की है, पर इसकी शुरुआत होती है 4 साल पहले, जब कोविड टाइम चल रहा था। उस टाइम हर किसी को वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था। तो एक ऐसी ही शाम को अक्षांश अपनी बालकनी में खड़े होकर देख रहे होते हैं कि बगल वाले बंगलों के अंदर कोई तो आदमी रहने के लिए आया है। अक्षांश उस चीज़ को उस दिन बस देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। अगले दिन जब भी कभी वो बालकनी में जाते तो उनको बालकनी में एक ही चीज़ नज़र आती कि वहाँ उस बंगले के बाहर, जिसमें कल एक नया आदमी रहने आया था, एक छोटा बच्चा खेल रहा है। अक्षांश उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होते, क्योंकि बच्चा काफ़ी ज़्यादा प्यारा था और शायद 2 सवा 2 साल का ही रहा होगा। तो अक्षांश जब भी कभी बालकनी से उस बच्चे को नीचे खेलते हुए देखते या अपने घर के बाहर खड़े होते उस बच्चे को बाहर खेलते हुए देखते, तो अक्षांश उससे बात करने की कोशिश किया करते थे। उसको हाय करते, उसके पास जाते, पर जैसे ही वो उसके पास जाते, बच्चा उनको अनदेखा करता हुआ वहाँ से अपने घर के अंदर चला जाता था। इस बात को बीत कर भी 3 साल हो चुके थे। हर रोज़, हर कहीं, हर दिन एक ही किस्सा। अक्षांश शायद उस बच्चे के पास जाने की कोशिश करते और वो बच्चा भागकर अपने घर चला जाता। पर इन 3 साल में जो चीज़ नहीं बदली, तो वो चीज़ सिर्फ यही एक नहीं थी, वो चीज़ थी उस बच्चे की उम्र। पिछले 3 साल से अक्षांश उस बच्चे को देख रहे थे, और देखते देखते वो बच्चा आज भी 2 सवा 2 साल का ही अक्षांश को बाहर दिखाई दे रहा था। एक दिन बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर अक्षांश उस बच्चे के पास जाते हैं, और फिर से वही होता है जो हर रोज़ हुआ करता था। वो बच्चा अक्षांश को बिना देखे जैसे ही अक्षांश पास जाते हैं, भागकर अपने घर के अंदर घुस जाते हैं। पर इस बार अक्षांश से रहा नहीं जाता। तो अक्षांश बताते हैं कि जीतू भाई, मैं ना बस पागल सा हो गया था, क्योंकि हर दिन इतना ही हो रहा है। वो बच्चा मेरे को इतनी ही उम्र का दिखाई दे रहा है, जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ तो वो भाग क्यों जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो। तो मैं भी उस घर के अंदर उस बच्चे के पीछे पीछे भाग कर जाता हूँ। जैसे ही मैं अंदर उस बच्चे के पीछे भाग कर जाने के बाद दरवाज़ा ओपन करता हूँ, तो सामने क्या देखता हूँ कि उस बच्चे की दीवार पर एक बहुत ही बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई थी, जिसमें वो बच्चा 2 सवा 2 साल का ही नज़र आ रहा होता है। पर वहाँ सामने हॉल के अंदर एक अंकल बैठे थे, जो मेरे को देखकर बोलते हैं, अरे कौन हो तुम, और घर में कैसे चले आ रहे हो? किसी ने तुम्हें ये सिखाया नहीं क्या कि किसी के घर में घुसते हैं तो पहले दरवाज़ा बजाया जाता है, उसके बाद किसी के घर में आते हैं? अक्षांश ये बात सुनकर उन अंकल से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं, नहीं अंकल, मैं ऐसे ही, माफ़ करना मेरे को, मैं तो वो एक बच्चा बाहर खेल रहा था, उसके पीछे पीछे भागता हुआ मैं आपके पास आ गया। ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं था आपके घर में घुसने का। वो अंकल की आंख में जैसे कि एक नई ऊर्जा सी भर गई हो। वो अंकल एकदम से वहाँ अपनी कुर्सी पे से उठकर आते हैं अक्षांश के पास, बोलते हैं, बच्चा बच्चा आशु दिखा गया तुम्हें? आशु दिखा, वो 2 सवा 2 साल का मेरा बेटा था, हाँ आशु दिखा गया। अक्षांश को साफ साफ नज़र आ रहा होता है कि इनकी शायद मानसिक संतुलन सही नहीं है,
जैसे कि वो बात कर रहे हैं, जैसे वो बता रहे हैं, इस हिसाब से कोई मानसिक रोगी ही बात कर सकता है। इतने में अक्षांश बस सोच ही रहे होते हैं, तो वहाँ से वो अंकल बोलते हैं, वो ना मेरा बेटा था, वो आज पहली बार किसी और को दिखाई दिया है मेरे अलावा। तुम बहुत लकी हो, तुमने मेरे बेटे को देखा। कहाँ है आशु? कहाँ है आशु? देखा क्या तुमने? वापस अंदर आया था क्या? अक्षांश बोलते हैं, हाँ अंकल, आया तो वो अंदर ही था, पर आपका बेटा, आपकी उम्र तो 60-65 साल लग रही है, वो आपका बेटा कैसे हो सकता है? तभी की तभी वो अंकल एकदम से ज़मीन पे बैठ जाते हैं, और बैठते भी ऐसे हैं कि जैसे उनको कोई धक्का सा लग गया हो, और वो ज़मीन पर गिरते हैं और बोलते हैं, मेरा नाम आनंद माथुर है, मैं पेशे से एक डॉक्टर था। ये मेरा बेटा आज से 15 साल पहले मर चुका है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे अलावा किसी और को मेरा बेटा नज़र आया हो। अक्षांश बोलते हैं, मर चुका है? 15 साल पहले मर चुका है? पर अंकल, मैं तो रोज़ उसको यहाँ पर सामने खेलते कूदते देखता था। बस मेरे को एक ही चीज़ अजीब लगती थी कि वो उसकी उम्र क्यों नहीं। और एकदम से अक्षांश के दिमाग में ये चीज़ हिट करती है, हाँ, कभी भी उसकी उम्र 2 सवा 2 साल से ऊपर बढ़ी मेरे को क्यों नहीं दिखाई दी। और उनको समझ में आ जाता है कि शायद वो एक गलत चीज़ के पीछे भागते हुए इस घर के अंदर आ गए थे। तभी डॉक्टर माथुर सामने से बोलते हैं, मेरा बेटा था आशु, मेरी एक करी हुई गलती की वजह से आशु, उसकी मम्मी और आज मैं भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। उन दोनों को तो मैं पहले ही खो चुका हूँ और आज सिर्फ मैं ही बचा हूँ। अक्षांश बोलते हैं, अंकल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर माथुर फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि ये फ़ोटो तब की है जब मेरे आशु का बर्थडे था। वो उस दिन 2 सवा 2 साल का हुआ था। मैं पेशे से एक डॉक्टर था, तो मैं फैमिली को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था। इस वजह से ही मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हॉस्पिटल में ही बिताता था। पर जब मेरे बेटे का दूसरा बर्थडे था, तो मेरी वाइफ और बेटे ने बहुत रिक्वेस्ट की कि नहीं, आप हॉस्पिटल मत जाओ, आप हमारे साथ टाइम बिताओ। और वैसे भी आप हमेशा तो हॉस्पिटल में ही रहते हो, अब तो मेरा बर्थडे है पापा, आप हमारे साथ रहो ना। उन्होंने सिर्फ इतना बोला ही था कि पीछे से मेरे को वापस से आशु भागता हुआ दिखाई दिया और सुनाई दी एक बच्चे के हंसने की चीख। डॉक्टर माथुर एकदम से पीछे की तरफ घूमते हैं, देखते हैं, देखो आशु खेलता हुआ अंदर जा रहा है, और वापस से अपनी कहानी बताना चालू रखते हैं। उस दिन, उसके बर्थडे के दिन, एक बहुत ही अजीब हादसा हमारे परिवार के साथ हुआ जिसने हम सबको तहस नहस कर दिया। मैं बहुत सारे टाइम ऐसे अपना हॉस्पिटल में ही बिताया करता था, तो घर परिवार की खोजबीन रखने के लिए और उनसे कांटेक्ट में रहने के लिए पहले के टाइम हम लोगों पे इतने फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे। तो पास में ही एक मोबाइल रिपेयर शॉप वाले की दुकान थी, तो मैं उसको ही फ़ोन कर दिया करता था, और उससे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी, तो वो मेरे परिवार से मेरी बात करा दिया करता था। जब उस दिन हम आशु का बर्थडे मना रहे थे, तो उस दिन 15 जुलाई थी तारीख, और उस दिन एक हादसा हो जाता है। मेरे पे एक फ़ोन आता है, और वो होता है उसी मोबाइल रिपेयर शॉप वाले का फ़ोन, जो फ़ोन पर बोल रहा होता है, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी और मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर साहब, प्लीज़ प्लीज़ हमारी मदद कर दो। तो मैं उसको जवाब देते हुए बोलता हूँ, अरे हाँ ठीक है, तुम उनको हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ तुम्हारा अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। और मैं ये कहकर फ़ोन काट देता हूँ, क्योंकि उस दिन मैं आशु और अपनी वाइफ को ही टाइम देना चाहता था। अगर मैं वापस हॉस्पिटल में उनके पास जाता, तो कहीं ना कहीं ये लोग मेरे से नाराज़ हो जाते। वापस से वो मेरे को फिर फ़ोन करता है और बोलता है, नहीं डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाओ, हमारी यहाँ पर अच्छी केयर हो जाएगी, हमारा अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, आप ऐसे मत करो, प्लीज़ हमारी मदद कर दो, प्लीज़ हेल्प मी, इट्स एन एमरजेंसी, प्लीज़ हेल्प मी डॉक्टर। पर मैं उस दिन उसको फ़ोन पर, हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है, हेलो, तुम हो वहाँ पे, हेलो, और ये कह के मैं फ़ोन काट देता हूँ, क्योंकि शायद मैं बात ही नहीं करना चाहता था। उसी रात को थोड़ी देर के बाद मेरे पे फ़ोन आता है कि जो आपके पड़ोसी थे,
उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनके बीवी और बच्चे की मौत हो गई है। ये खबर सुनकर मेरे को बहुत दुख लगता है कि शायद मैं वहाँ चला गया होता तो क्या वो बच सकते थे। और अगले ही 2 घंटे बाद ये खबर आती है कि जिनके बीवी बच्चे की मौत हुई थी उन्होंने अपने आप को घर में फांसी लगा ली। उस दिन दो मनहूस खबर मेरे को एक साथ मिल चुकी थी, पर मैं शायद अपने बच्चे के जन्मदिन में इतना खुश था कि मैंने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और मैं ये बातें छोड़ दी। उस दिन हम लोग रात को बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाकर सोए थे। तभी रात को करीब 2 बजे मुझे मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड ₹167। ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी हैरान करने वाली थी, क्योंकि मैं तो वैसे भी पोस्टपेड यूज़र था, तो मेरे में पैसा कैसे क्रेडिट हो सकता है। मैं सोचा कोई टेक्निकल ग्लिच होगा या कुछ ऐसा होगा, और मैं बिना बात के इस पर टेंशन ना लेते हुए वापस सो गया। अगले दिन सुबह उठे तो उठकर देखा कि आशु को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था। आशु की मम्मी नीता बोलती हैं, इसको क्या हो रहा है आशु को, इसका शरीर क्यों नीला पड़ रहा है, एकदम से क्या हो गया इसको, रात भर तो बिल्कुल सही था, अचानक से क्या हो गया। मैं और नीता आशु को गोद में उठाते हैं और हॉस्पिटल जाने के लिए भागते हैं, पर हॉस्पिटल जाने से पहले ही आशु पता नहीं किन अनजान शक्तियों की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं, और उसके बाद आशु हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। पर आज भी पता नहीं क्यों, देखो मेरे को आशु फिर दिख रहा है, वो तुम्हारे साथ में खड़ा है। और अक्षांश ये सुनते ही एकदम से घबरा के चौंक जाते हैं। दोस्तों, जब ये चीज़ अक्षांश ने मुझे बताई तो मेरे भी हाथ पैर में ऐसे गूज़बम्स आ गए थे, क्योंकि किसी के लिए भी एकदम से ये सुनना कि कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई जीव जो मर गया है और वो अचानक से उसके बगल में ही खड़ा है, किसी के लिए भी दिल दहला देने वाला एक हादसा हो सकता है। आशु की मौत के बाद जैसे नीता और डॉक्टर माथुर अकेले से हो गए थे, वो अपनी कहानी कंटिन्यू रखते हैं और बोलते हैं कि उस दिन के बाद से हम लोगों को घर में सब कुछ सूना सूना लगने लग गया था। हमारा एक ही बेटा था, वो भी हमें छोड़कर अब जा चुका था, और नीता तो पता नहीं पागल सी हो गई थी। रात रात भर सोती नहीं, कुछ खाती नहीं, और 2-3 दिन ऐसा ही चला। चौथे दिन नीता रात को पता नहीं क्यों अचानक से उठती है और उठकर बस बालकनी में जाकर रोने लगती है। मैं भागा भागा नीता के पास जाता हूँ, उससे पूछता, नीता क्यों रो रही हो, आशु हमें छोड़कर जा चुका है, छोड़ दो तुम ये बात, मत रो। पर उस दिन जो मैंने नीता के मुंह से सुना वो कुछ अजीब सा था। अरे नहीं नहीं, आशु छोड़कर नहीं गया, आशु हमारे साथ ही है, अभी देखो नीचे बालकनी में ऐसे मैं देख रही हूँ उसको, नीचे खेल रहा है वो। डॉक्टर माथुर नीचे बालकनी में देखते हैं, पर उनको कोई नहीं नजर आता। वो नीता को उठाते हैं और बोलते हैं, नीता तुम प्लीज़ आराम कर लो, तुमने पिछले 2-3 दिन से कुछ नहीं ढंग से खाया पिया है, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। नीता बोलती, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरा क्या मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है क्या, तुम्हें ऐसा लग रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो आशु नीचे ही खेल रहा है। डॉक्टर बहुत मेहनत करके उसको समझा बुझा के अंदर वापस लेकर जाते हैं और बिस्तर पर नीता को सुला देते हैं। डॉक्टर माथुर बताते हैं कि उन्होंने रात को एक हल्की सी आवाज़ के साथ अपनी आंखें खोली। वो आवाज़ और कुछ नहीं, वो आवाज़ लोरी गाने की आवाज़ थी, वही लोरी जो नीता आशु को सुनाया करती थी। इस बार नीता एक तकिया लेकर अपनी गोद में बैठी थी और उसको ऐसे लोरी सुना रही थी जैसे कि वो आशु को ही लोरी सुना रही हो। डॉक्टर माथुर पहले से ही परेशान थे और ये देखकर एकदम से वो नीता पे चिल्ला देते हैं, नीता पागल हो क्या तुम, आशु जा चुका है, छोड़ो ये सब बचपना। और वो नीता के हाथ से वो तकिया लेकर जमीन पे फेंक के मारते हैं, चुपचाप सो जाओ। नीता एकदम से खड़ी होती है और जोर से डॉक्टर माथुर को बोलती है, आपका क्या दिमाग खराब हो गया है, आशु को आपने क्यों फेंक दिया, देखो वो गिर गया, उसको चोट लग गई, उसके सिर से खून निकल रहा है। और वो भागते हुए उस तकिए को उठाती है और बोलती, आशु आशु बेटा ठीक हो तुम, क्या क्या हो गया, पापा बुरे नहीं है आशु,
पापा पापा ने कुछ नहीं किया, वो गलती से ऐसा कर दिए। डॉक्टर माथुर मामले की गंभीरता को समझते हुए नीता के पास जाते हैं और बोलते हैं, नीता तुम प्लीज़ लेट जाओ, प्लीज़ आराम करो, आशु को मैं सुलाता हूँ। और वो उसको पालने के अंदर रख देते हैं और नीता को जैसे तैसे वो बहला फुसला कर बेड पर लेटाते हैं। वो बोलते हैं, नीता तुम प्लीज़ सो जाओ। उनके सिर पर हाथ फेरते फेरते वो नीता को सुला देते हैं। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर आती है वो मनहूस तारीख, जब डॉक्टर माथुर को एक आवाज़ सुनाई देती है। 22 तारीख की वो तारीख होती है जब वो लोग सोए होते हैं और उनकी जो आँख खुलती है वो ऐसे खुलती है जैसे कि कोई कहीं पर कुछ घिस रहा हो। वो आँख खुलते ही सामने देखते हैं तो उनके पूरे कमरे के अंदर लिखा होता है, इट्स एन एमरजेंसी, प्लीज़ हेल्प मी, इट्स एन एमरजेंसी, प्लीज़ हेल्प मी। और ये कुछ छोटे छोटे अक्षरों में नहीं, बहुत बड़े अक्षरों में, ऐसे पूरा का पूरा जैसे कि कोई खून से लिखा हुआ हो, ऐसे लिखा होता है। डॉक्टर माथुर को ये आवाज़ फिर हॉल से आ रही होती है। वो एकदम से उठते हैं और हॉल के अंदर भाग कर जाते हैं। हॉल में जाकर देखते हैं तो वहाँ भी हर जगह दीवारों पर यही चीज़ लिखी होती है। वापस से उनको आवाज़ पलट कर आती है अपने कमरे के बाथरूम से। वो कमरे के बाथरूम की तरफ भागते हैं और वहाँ जाकर जो वो देखते हैं उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सामने देखते हैं कि नीता बाथरूम के अंदर एक छोटे से कॉर्नर में बैठी है और अपने हाथ को घिस घिस कर वहाँ लिख रही होती है, इट्स एन एमरजेंसी, प्लीज़ हेल्प मी, इट्स एन एमरजेंसी, प्लीज़ हेल्प मी, इट्स एन एमरजेंसी, प्लीज़ हेल्प मी। और यही सब बड़बड़ा रही होती है। एकदम से उस दिन पता नहीं क्या ही हो गया था कि उस दिन मेरे को भी पहली बार आशु के रोने की आवाज़ आई, जो कि हमारे कमरे से आ रही थी। नीता एकदम से उठती है और मेरे को जोर का धक्का मारते हुए वहाँ से भागकर पालने के पास जाकर बैठती है और उस पालने को झुला रही होती है। आज पहली बार मैंने भी आशु की आवाज़ सुनी थी। मैं वापस नीता के पास जाता हूँ और बोलता हूँ, नीता क्या तुम्हें आशु दिखाई दे रहा है? क्या वो यहीं है? नीता बोली, अरे आप क्या बात कर रहे हो, ये सो तो रहा है आशु यहाँ पर। तो डॉक्टर माथुर थोड़ी गंभीरता से इस बात को समझते हुए बोलते हैं, ठीक है नीता, एक काम करो, तुम थक गई होगी सारे दिन, आशु को मैं सुला देता हूँ, जाओ तुम सो जाओ। डॉक्टर माथुर नीता को वापस सोने के लिए बोल देते हैं और नीता सोने भी चली जाती है। और डॉक्टर माथुर उस तकिए को लेकर जाकर नीचे मैदान में गड्ढा खोदते हैं और उस तकिए को वहीं दबा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आशु की स्पिरिट या आशु की कोई एक चीज़ इस तकिए के पास होने की वजह से आशु वापस आ रहे हैं और वापस से उनको दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर माथुर बोलते हैं कि मैं वापस जाकर ऊपर ये करने के बाद सो जाता हूँ, पर मेरी आँख तब खुलती है जब मेरे को अपने शरीर पर दर्द का एहसास हो रहा होता है। आँख खुलने के बाद मेरे को समझ में आता है कि मैं बेड से नीचे गिर गया था। तो मैं वापस उठता हूँ और उठकर देखता हूँ कि मेरे फ़ोन पे एक वापस नोटिफिकेशन आई और नोटिफिकेशन में मैसेज था, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड ₹237। मैं इस चीज़ को वापस इग्नोर करता हूँ क्योंकि पहले से ही दिन में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। और मैं उठकर नीता की तरफ देखता हूँ तो नीता का भी वही हुआ था जो आशु का हुआ। उसकी पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और नीता हम लोगों को छोड़कर जा चुकी थी। आज सिर्फ मैं अकेला बच गया था। मैं उस दिन बहुत समझने की कोशिश करी, बहुत कुछ किया, पर हर चीज़ जोड़ने तोड़ने के बाद मेरे को ये समझ आया, जो मेरे को मैसेज आते थे, अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड ₹167, वो 167 नहीं 167 था। 16 जुलाई, जिस दिन आशु मेरे को छोड़ कर गया। और जो दूसरा मैसेज आया था, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड ₹237, वो 237 था, जो कि था 23 जुलाई। आज भी मेरे को अगर कोई मैसेज आ जाता है तो मैं घबरा जाता हूँ कि कहीं मेरी मौत तो मेरे पास नहीं आ गई है। मैं बहुत डरा सहमा रहता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता। और आज इस घर में मैं अकेला रह रहा होता हूँ। तभी अक्षांश को
पीछे से एक आवाज आती है, डॉक्टर, डॉक्टर, इसको बता कि तू यहाँ अकेला नहीं, तू मेरे साथ रहता है और मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। जैसे तूने मेरी मदद नहीं करी, ऐसे ही कोई तेरी भी मदद नहीं कर पाएगा और इसी घर में तड़प तड़प के तू भी ऐसे ही मर जाएगा। अक्षांश के बस इतना सुनने की देर थी कि अक्षांश उस घर से भागकर बाहर निकलते हैं और कभी भी वापस उस घर की तरफ मुड़ के नहीं देखना चाहते। अगले दिन सुबह जब अक्षांश सोकर उठते हैं तो उनको खबर मिलती है कि बगल वाले घर में जो अंकल रहने आए थे उनकी एक संदिग्ध तरीके से मौत हो गई थी। पर शायद अक्षांश को पता था कि उनकी मौत के पीछे क्या कारण था। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल एक सच्ची घटना है जो अक्षांश ने हमारे साथ शेयर की है। इस कहानी को आप लोगों तक पहुंचाते पहुंचाते जितनी बार भी मैं खुद इसको सुन रहा था उतनी बार मेरा शरीर कांपने को उठ जाता था, मेरे गूज़ बम्स आ जाते थे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज आए कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड ₹167, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि कहीं वो मैसेज कोई गलत मैसेज तो नहीं है जो कि किसी ने आपकी मौत का फरमान बनाकर आपके पास भेजा हो। दोस्तों, हमें सबकी मदद करनी चाहिए और हो सकता है कि जो हम वो मदद ना करें वो हम लोगों पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक नई और अलग कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जीतू हॉरर टॉक्स।